हाँ जी। हेलो भाई सभी को। जय हिंद, राम राम। कैसे हो आप सभी जवान? हरिओम चौहान, खुशी, पुरोहित, अखिलेश भाई, शिवम, जामिल हुसैन और विवेक चौधरी, कैसे हो भाई आप सभी जवान? उम्मीद आशा है सभी मेरे प्यारे भाई और छोटी छोटी प्यारी बहनें बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त आप सभी होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी है वो मेरे भाई चल रही होगी। कैसे हो भाई? बढ़िया, एकदम मस्त। बारिश वगैरह दबा के हो रही है ना मेरे भाई? हमारे यहाँ राजस्थान में भी जबरदस्त हो रही है। चलिए भाई, आप सभी का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस मंच पर। कमलेश भाई, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा। आज हम जनगणना पढ़ेंगे मेरे भाई। 2025 के एग्जाम में तो यहां से प्रश्न है वो एक या दो शिफ्ट के अंदर ही देखने को मिले थे, लेकिन 2024 और 2023 का जो आर्मी का एग्जाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट के अंदर मेरे भाई जनगणना का प्रश्न है वो देखने को मिला था। तो ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई कि 2025 के एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न कम आया तो 2026 के एग्जाम में आएगा नहीं। बिल्कुल आएगा मेरे भाई। ठीक है सर, कुछ भी कहो, शास्त्रीय नृत्य आ जाएंगे तो बिल्कुल रप्पा रप्पा काट देंगे। हाँ, शास्त्रीय नृत्य आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, अच्छे से आप लोग उसका रिवीजन कर लेना। आज हमारा लेटेस्ट और बिल्कुल फ्रेश नया टॉपिक है जनगणना, आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। हेडिंग डालो सभी प्यारे बच्चे। एक बार देखो, आर्मी के एग्जाम में 2011 की जनगणना से अब तक आपके जो 3 साल से कंटिन्यू आर्मी के जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न मेरे भाई पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आप सभी प्यारे जवानों को मैं बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे। देखो, इंडियन आर्मी के एग्जाम में 2011 की जनगणना से संबंधित जो पूछे गए प्रश्न है पिछले 3 साल के, वो प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं। अभी आंसर मैंने नहीं लिखे हैं, कंप्लीट ये मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद आपसे ही इन प्रश्नों के मैं आंसर पूछूंगा, आप लोग आराम से बता दोगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य ये प्रश्न आया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना था ये पूछा गया है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी ये पूछा गया है। और नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये 2023 और 24 लगातार 2 वर्षों में ये कंटिन्यू प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट है मेरे भाई 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत 2023 के आर्मी के एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे आंसर भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट है आपका पूछा गया सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यहां पूछा गया 2023 और 24 में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया 2023 में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये 2023 और 2024 जीडी और नर्सिंग दोनों के एग्जाम में पूछा गया। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर पूछी गई 2023 के एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है, यह भी 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न मेरे भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य 2024 आर्मी के एग्जाम में आया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर पूछी गई 2024 में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य 2024 की अलग अलग 2 शिफ्टों के अंदर ये प्रश्न रिपीट हुआ। कुछ प्रश्न होते हैं ऐसे जो रिपीट भी होते हैं मेरे भाई, ठीक है।
2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये ट्रेडमैन और जीडी दोनों के एग्जाम में सेम प्रश्न पूछा गया 2024 में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा गया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाल लिंगानुपात मेरे भाई पूछा गया है 2024 के अंदर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम जनसंख्या के दूसरे स्थान पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूछा गया। अभी हम सबको पढ़ेंगे मेरे भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर आपसे पूछा गया है, पर्टिकुलर राज्य नहीं, सबसे ज्यादा आबादी कौन से शहर में है, ये जीडी के एग्जाम में आया 2023 में। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये WMP, हमारी जो प्यारी शेरनियों का जो एग्जाम होता है उसमें ये पूछा गया मेरे भाई। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भाषा बोल सकता है या लिख सकता है तो उसे साक्षर माना जाएगा, उसकी न्यूनतम आयु है, ये 2023 के एग्जाम में पूछी गई। तो ये इतने सारे प्रश्न मेरे भाई आपके जनगणना से पूछे गए हैं। 2025 के एग्जाम में केवल 3 प्रश्न आए थे जनगणना से। 2024 के एग्जाम में हर शिफ्ट में 2011 की जनगणना का प्रश्न पूछा गया था। 2023 के एग्जाम में हर शिफ्ट में 2011 की जनगणना का प्रश्न आया था। तो 2026 के एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कम से कम मेरे भाई 3-4 दिन का टाइम लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने में, लेकिन कंप्लीट पढ़ाने के बाद एग्जाम के अंदर अगर इस टॉपिक से प्रश्न आया तो आपका मेरे भाई प्रश्न गलत नहीं होगा, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, आप सभी तैयार हो? कपिल यादव जी कहते हैं सर आर्मी स्टडी की क्लास किए हैं, पूरे 43 क्वेश्चन सही किए हैं, बहुत बढ़िया। आर्मी स्टडी के ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जिसके 50 to 50 क्वेश्चन ठीक है, उन बच्चों के भी हम RTI वगैरह सिलेक्शन होने के बाद दिखाएंगे, पहले दिखाना उचित नहीं है। चलिए मेरे भाई आ जाओ। हाँ जी ठीक है लश्कर भाई, अब सभी प्यारे भाई है वो हेडिंग डाल लो मेरे भाई। 2011 की जनगणना है वो हम लोग मेरे भाई पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको जनगणना का थोड़ा सा इतिहास पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये अपना फाउंडेशन बैच है, तो इसके अंदर हमारी भी जिम्मेदारी है कि बाकी बैचों की तुलना में इसके अंदर हम आपको ज्यादा कंटेंट है वो समझाएं, बताएं। और आपकी भी ये जिम्मेदारी है क्योंकि आप फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का अर्थ होता है कि आपकी जो नींव है ना मेरे भाई, उसको बहुत मजबूत बनाना है, जिसमें हमें थोड़ा सा अच्छा लेवल का कंटेंट है वो पढ़ना है। आपकी भर्ती आने के बाद मेरे भाई हम लोग जो बैचेज लाएंगे ना, उनमें आप खुद अपने नोट्सों की तुलना करना, जितना हम फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं बाकी अदर बैचों में उतना नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम है वो कम रहता है, बच्चों के पास भी टाइम कम रहता है, टीचर के पास भी टाइम कम रहता है। तो आप लोगों का जो सिलेक्शन होने का रेशियो है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप लोग बेहतरीन तैयारी मेरे भाई ऑलरेडी एग्जाम से पहले कर लेते हो। चलिए तो एक बार हम कुछ बेसिक चीजें आपको बताते हैं जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा कभी। जनगणना के इतिहास के बारे में है वो हम थोड़ा सा जानते हैं कि आखिरकार ये जनगणना मेरे भाई पहले के जमाने में भी क्या वाकई में जनगणना देखने को मिलती थी? बिल्कुल मिलती थी मेरे भाई। और फिर हम भारत के अंदर जो जनगणना का इतिहास है उसकी हम बात करेंगे। अभी एक बार मेरे भाई हम जैसे प्राचीन काल है, आधुनिक काल है, फिर विश्व के अंदर जनगणना का क्या इतिहास रहा है, कौन से वो देश है जहां सबसे पहले आपकी मेरे भाई जनगणना की यहाँ शुरुआत हुई थी, उनके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक है बाबू, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाऊं। हाँ जी, रीचा शर्मा सर BSF की वैकेंसी आई है, उसके लिए SSC GD के बैच से आपको पढ़ाई करना होगा। यहाँ आप आर्मी भर्ती 2026, इसके अलावा जैसे टीए भर्ती की तैयारी इस बैच से कर सकते हैं, रिलेशन भर्ती वाले जवान इस बैच की तैयारी इस बैच से कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि हाँ हम
एसएससी की तैयारी इस बेस से कर सकते हैं, बेस मजबूत होगा लेकिन कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाएगी अच्छे से प्रॉपर। चलिए, सबसे पहले देखो आप सभी को ध्यान रखना है, प्राचीन काल में जनगणना का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ध्यान रखना है। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में प्राचीन काल में जनगणना का उल्लेख ये मिलता है मेरे भाई रोमन साम्राज्य। प्राचीन काल में जनगणना का जो उल्लेख है वो रोमन साम्राज्य में एक मेरे भाई सर्वे हुआ था, ध्यान रखना। उस सर्वे का नाम है आपका मेरे भाई कैडेस्ट्रल सर्वे, ध्यान रखना इसमें मिलता है। कैडेस्ट्रल सर्वे में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में मेरे भाई जनगणना का जो उल्लेख है वो हमें कहां देखने को मिलता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है रोमन साम्राज्य के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहां पर एक आपका सर्वे हुआ था, इस सर्वे के अंदर मेरे भाई हम लोगों को ये देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। मुगल काल में मेरे भाई जनगणना का उल्लेख है वो आईने अकबरी में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल काल में, मुगल काल में जनगणना का जो उल्लेख है वो हमें आइन ए अकबरी में देखने को मिलता है। मुझे आप लोग बताओ, आइन ए अकबरी है ये किसने मेरे भाई लिखा था? आइन ए अकबरी में देखने को मिलता है मुगल काल के अंदर। आइन ए अकबरी है, इसके रचयिता कौन है मेरे भाई? आइन ए अकबरी के रचयिता है आपके अबुल फजल, अबुल फजल, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर के जो नौ रत्न है ना उसके अंदर आपको ये मिलेंगे। इतिहास के अंदर आप लोग मेरे भाई ये सब चीजें पढ़ोगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ये इतिहास से रिलेटेड बातें हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले जनगणना का जो उल्लेख है वो रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ था। मुगल काल में जनगणना का उल्लेख है वो हमें आईने अकबरी में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, विश्व में जनगणना कराने का जो श्रेय है वो किस देश को जाता है? विश्व में, भारत की हम बाद में बात करेंगे, विश्व में, विश्व में जनगणना कराने का श्रेय, विश्व में जनगणना विश्व में जनगणना कराने का जो श्रेय है वो मेरे भाई किस देश को जाता है? और ये जनगणना आपकी कैसी थी? व्यवस्थित जनगणना थी मेरे भाई। और ये जाता है आपका कौन से देश को जाता है? आप कहोगे सर स्वीडन को जाता है। विश्व में 1749 में स्वीडन ने पहली बार मेरे भाई विश्व के अंदर जनगणना कराने का जो श्रेय है वो स्वीडन को प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में जनगणना कराने का श्रेय है वो किस देश को जाता है? यहाँ देश और लिख लेना आप मेरे भाई, किस देश को जाता है ध्यान रखना है। तो कौन सा देश है आपका? स्वीडन, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें दशकीय जनगणना करवाने का श्रेय, दशकीय यानी 10 सालों के अंतराल में जो जनगणना करवाने का श्रेय है, दशकीय जनगणना
कराने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। 1790 में इन्होंने करवाया था। अमेरिका याद रखना है। 1790। दशकीय का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? कि लगातार 10 सालों के अंतराल में जनगणना करवाना। तो वो श्रेय है अमेरिका के पास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे। तो इंग्लैंड की जो पहली जनगणना है, इंग्लैंड की जो पहली जनगणना है, ये आपकी मेरे भाई कब होती है? ये 1800 से 1801 के अंदर मेरे भाई अंग्रेजों ने अपनी जनगणना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, नेवी के एग्जाम में जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जनगणना के इतिहास से रिलेटेड मेरे भाई जानकारी है। अब हम बात करेंगे भारत में जनगणना का इतिहास क्या है। ये तो वर्ल्ड से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहां तक सभी प्यारे बच्चे लिखो, उसके बाद मेरे भाई हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, अब आ जाओ मेरे भाई। अब सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे भारत में जनगणना का इतिहास। मुझे आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि भारत का पहला वो कौन सा शहर था जहां पर मेरे भाई जनगणना करवाई गई थी? भारत का पहला वो कौन सा शहर था जहां जनगणना करवाई गई थी? तो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, भारत में, भारत में जनगणना का इतिहास। भारत में जनगणना का इतिहास मेरे भाई, हमारे भारत का वो कौन सा शहर है जहां सबसे पहले मेरे भाई हमें जनगणना देखने को मिली थी, जो वर्तमान में भारत के अंदर भी नहीं है ना? तो आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है, एक भारतीय शहर, एक भारतीय शहर जिसकी पहली पूर्ण जनगणना, एक भारतीय शहर जिसकी पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वोल्टर के नेतृत्व में, मेरे भाई कुछ बच्चे उड़ीसे बता रहे लेकिन जामिल हुसैन ने ठीक बताया है। ध्यान रखना, एक भारतीय शहर जिसकी पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वोल्टर द्वारा, हेनरी हेनरी वोल्टर द्वारा ढाका में आयोजित है, वो हुई थी आपकी ढाका में। ध्यान रखना, ढाका वर्तमान में कहां है? वर्तमान बांग्लादेश। ध्यान रखना, वर्तमान बांग्लादेश में आयोजित हुई। ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आ गया कि बताइए भारत का वो पहला कौन सा शहर था जिसमें जनगणना मेरे भाई हुई थी, तो वो ढाका था। ध्यान रखना, 1830 में। वर्तमान में आपका ये बांग्लादेश में है, यहां पर आयोजित हुई थी। ध्यान रखना है, ठीक है।
अब बात करते हैं जो आपके आर्मी एग्जाम 2024 में प्रश्न आया था, भारत की जो पहली जनगणना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न है जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है। भारत की पहली जनगणना, भारत की जो पहली जनगणना, और वो भी कैसी थी, ये आपकी मेरे भाई असमापीय या आप कह सकते हैं अनियमित, यानी व्यवस्थित तरीके से नहीं थी मेरे भाई, अनियमित थी। अलग अलग शहरों की अलग अलग दिन मेरे भाई यहाँ जनगणना हुई थी। भारत की पहली जनगणना वो भी अनियमित मेरे भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है कब हुई, 1872 में। और इस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था आपका, तो वो था लॉर्ड मेयो। ध्यान रखना, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ये आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बताइए भारत की पहली जनगणना है वो आपकी कब हुई थी, 1872 के अंदर। और ये वाला जो प्रश्न है ये आर्मी एग्जाम 2024 के अंदर भी ये पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। लॉर्ड मेयो सभी बच्चे ठीक बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसके अलावा ध्यान रखना ये अनियमित जनगणना थी, व्यवस्थित यानी सही तरीके से जनगणना इन्होंने नहीं करवाई थी, वैज्ञानिक ढंग से नहीं करवाई थी। अंग्रेज लोग थे, एकदम फॉर्मेलिटी कर दी कि हाँ ठीक है हो गई जनगणना। लेकिन मेरे भाई कहते हैं ना कि सारे लोग सेम सोच के नहीं होते। एक अंग्रेज अधिकारी था वो अच्छा था, उसको पता था कि जनगणना है वो सही तरीके से भारत में नहीं हुई है। उसके बाद ध्यान रखना लॉर्ड मेयो है, इसका तो कार्यकाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपके लॉर्ड रिपन आते हैं, तो उन्होंने ध्यान रखना भारत की जो पहली जनगणना है, प्रश्न इस प्रकार पूछेगा, भारत की पहली नियमित या आप कह सकते हैं व्यवस्थित या आप कह सकते हैं वैज्ञानिक यानी सही तरीके से ये जो जनगणना है ये किसने करवाई थी मेरे भाई, या फिर आप यहां दशकीय भी बोल सकते हैं मेरे भाई, दशकीय। तो ये जो जनगणना है ये आपकी मेरे भाई कब शुरू होती है, तो आपको ध्यान रखना है 1881 में। और इस समय आपका मेरे भाई कौन था अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आपको ध्यान रखना है, इनके शासनकाल में मेरे भाई भारत की पहली नियमित व्यवस्थित वैज्ञानिक और दशकीय जो जनगणना कराने का श्रेय है वो किसके पास है, लॉर्ड रिपन के पास है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन मेरे भाई ध्यान रखना एक बहुत अच्छा अंग्रेज अधिकारी था। भारत के जो किसान थे उनके हितों में भी बहुत अच्छे कार्य लॉर्ड रिपन है इसने किए थे मेरे भाई। इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना है भारत की जो पहली नियमित व्यवस्थित यानी सही तरीके से जो जनगणना कराने का श्रेय है वो लॉर्ड रिपन के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड रिपन के कारण ही मेरे भाई ध्यान रखना बाद में जो भारत की जनगणना है वो आपकी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में की जाएगी। 10 की जनगणना का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, यहां से इन्होंने ही घोषणा की थी, लॉर्ड रिपन ने मेरे भाई एक घोषणा की थी कि अब भारत के अंदर जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में कभी कभार डायरेक्ट प्रश्न आता है ना, बताइए जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में की जाती है, 10 वर्ष के अंतराल में। 10 की जनगणना का अर्थ यही होता है 10 वर्ष के अंतराल में होने वाली नियमित जनगणना 10 की जनगणना कहलाती है। तो ये घोषणा लॉर्ड रिपन ने की थी, ध्यान रखना है। तो सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, इन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 10 वर्ष के
अंतराल में जनगणना होगी। और ये कभी कभार सिंपल सा प्रश्न है, वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित होती है। तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना आयोजित होती है। आप कहोगे सर 2011 के बाद में 2021 में होना था, हुई तो नहीं। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोविड था मेरे भाई। अब आगे होगी आपकी जनगणना, ठीक है। सर अभी वर्तमान में जनगणना कब होगा? अभी आगे होगी आपकी मेरे भाई, प्रस्तावित है, एग्जिट डेट तो है नहीं अभी। प्रस्तावित है कि 2026 तक है, वो करवा लेंगे, है ना, 2026 और 27 दोनों में चलेगी। चलिए अब देखिए, इस समय जो जनगणना आपकी होती है 1881 के अंदर, ध्यान रखना ये नियमित और व्यवस्थित जनगणना थी। तो इस समय आपके जनगणना आयुक्त है वो कौन थे? इस समय मेरे भाई आपके जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? 2011 वाले जनगणना आयुक्त तो आपको पता है हमारे चंद्रमौली साहब थे। लेकिन 1881 के समय भारत की जो नियमित जनगणना हुई, इस समय जनगणना आयुक्त थे आपके मेरे भाई डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन। डब्ल्यू.सी. प्लॉडेन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां तक लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई हम लोग बात करेंगे मेरे भाई स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है ये आपकी कब हुई। उस समय जनगणना आयुक्त है वो आपके मेरे भाई कौन थे? और 1951 में जो भारत की जनगणना हुई उस समय भारत की साक्षरता कितनी थी आपके मेरे भाई, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सर ये सब पढ़ लिया है, अच्छी बात है मेरे भाई, अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार रिवाइज करो। भारतीय शहर जिसकी पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वोल्टर द्वारा ढाका में, वर्तमान में बांग्लादेश में आयोजित हुई थी। भारत की पहली जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत की पहली नियमित, व्यवस्थित और वैज्ञानिक या दशकीय जनगणना है ये 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। लाडले ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन ने ही घोषणा की थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना है वो आपकी होगी, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय 1880 से 84 तक रहा था। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है क्योंकि भारत के जो किसान लोग थे उनके हितों में या भूमि सुधार के अंदर बहुत सारे इन्होंने अच्छे अच्छे बदलाव मेरे भाई किए थे। और एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी मेरे भाई, ध्यान रखना है, ब्रिटिश समाज सुधारक और आधुनिक नर्सिंग स्टाफ की जनक थी। उसने लॉर्ड रिपन को मेरे भाई ध्यान रखना है भारत का उद्धारक है वो कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको लिखा देता हूं, कभी कभार डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। चलिए, तो थोड़ी जानकारी है वो मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा लॉर्ड रिपन के बारे में देना चाहूंगा क्योंकि ये एक अच्छा अंग्रेज अधिकारी था, इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। सारे अंग्रेज लोग खराब नहीं थे, है ना मेरे भाई, 100 में से 95 अंग्रेज खराब थे, लेकिन 4-5 अच्छे भी थे मेरे भाई, जिनको पता था कि भारतीयों के साथ मेरे भाई हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। तो उसमें एक नाम आता है लॉर्ड रिपन का, ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन। इसके बारे में 2-3 बातें आपको मैं लिखाता हूं। लॉर्ड रिपन मेरे भाई ये भारत का वाइसराय 1880 से 1834 84 तक रहा। ये भारत का जो वाइसराय है ये आपका 1880 से लेके 84 तक रहा। 1881 में इन्होंने जनगणना करवाती थी। इसके कार्यकाल में भारत की जो जनता है वो ज्यादा परेशानी में नहीं रही थी, ध्यान रखना है। इन्हें कहा जाता है मेरे भाई स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय, अब प्रश्न आ गया, बताइए स्थानीय स्वशासन का जनक है वो स्वशासन, इसको कैसे लिखेंगे भाई? स्वशासन, स्थानीय, सही है ना, स्थानीय स्वशासन, हाँ ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक है वो इन्हें कहा जाता है।
और ये इनको 1882 के अंदर मेरे भाई कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है, नोट लगाकर आप लिख सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आप लोग आगे पढ़ोगे मेरे भाई, जिसे लेडी विद द लैंप के नाम से जानते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है मेरे भाई, ये कौन थी, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश समाज सुधारक, ये आपकी एक तो थी मेरे भाई ब्रिटिश समाज सुधारक। ब्रिटिश समाज सुधारक और आधुनिक नर्सिंग स्टाफ की जनक थी, और आधुनिक नर्सिंग स्टाफ की मेरे भाई जनक थी। प्रश्न आ गया, बताइए आधुनिक नर्सिंग स्टाफ की जनक है वो किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना, ब्रिटिश समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने मेरे भाई लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने लॉर्ड रिपन को, ध्यान रखना, भारत का उद्धारक कहा, भारत का उद्धारक कहा, क्योंकि भारतीयों के हितों में मेरे भाई लॉर्ड रिपन के हैं वो अच्छे कार्य थे, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनके कार्यों से प्रेरित होकर उनको मेरे भाई भारत का उद्धारक है ये कहा। प्रश्न आता है लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का देखो एक उपनाम है, इसे लेडी विद द लैंप यानी दीपक वाली महिला भी कहा जाता है। इसका एक उपनाम है जो कई बार पूछा जाता है, और ये सब मैं जो बातें आपको लिखा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है लेडी, लेडी विद द लैंप मेरे भाई, हिंदी में अर्थ होता है दीपक वाली महिला, दीपक वाली महिला, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ लॉर्ड रिपन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग इतिहास के अंदर भी पढ़ोगे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था मेरे भाई, ध्यान रखना है। सौरभ भाई सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए मेरे भाई, मैं तो स्लो ही पढ़ाता हूं यार, कहाँ फास्ट चल रहा हूं बताइए। हम्म, हाँ जी योगेश भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू। लिखो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना मेरे भाई, ध्यान रखना, एक क्रीमियन युद्ध हुआ था उसके दौरान इन्होंने लोगों के हितों में बहुत अच्छा सेवा का काम किया था, इसीलिए इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अंधेरे के अंदर इन्होंने अपनी जो लैंप है ना ये जलाकर यानी दीपक जलाकर मेरे भाई लोगों की सेवा की थी, इसीलिए इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रीमियम जो आपका युद्ध हुआ था ना उसमें जो सैनिक घायल हो गए थे, रात के अंधेरे में मेरे भाई दीपक जलाकर सैनिक, जो घायल सैनिक थे उनका उपचार किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इसलिए इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है। यहां तक आप सभी प्यारे नौजवानों ने लिख लिया, तो मैं आगे चलूं मेरे भाई।
हाँ जी सर, हम नेवी एमआर में फॉर्म, हाँ जब भर्ती आएगी ना तो आप लोगों को मैं गाइड करूंगा। देखिए इस बार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्मी स्टडी से केवल आर्मी की प्रिपरेशन करते थे और नेवी की एग्जाम, नेवी की भर्ती आती है, सिंपल 10th पास की एमआर की पोस्ट आती है जिसमें आपका ये सेम सिलेबस रहता है। आप लोग वहां फॉर्म भरना, आपको हम लोग गाइड करेंगे जब भर्ती आएगी तब। और बिना अदर कुछ पढ़े ही मेरे भाई आप लोग नेवी का पेपर फोड़ दोगे। इस बार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनका आर्मी का सी एग्जाम ज्यादा मेरिट जाने की वजह से नहीं निकला था, अभी उनका नेवी का रिजल्ट आया उसमें हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आर्मी के अंदर अभी फिजिकल मेडिकल बाकी है लेकिन उनका नेवी के अंदर हो गया, है ना मेरे भाई। तो इनसे रिलेटेड कोई भी आपके, जैसे अभी आप आर्मी का बैच पढ़ रहे हो, इस कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई अदर भर्ती आती है तो उसके लिए हम आपको गाइड करते हैं कि आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना, बस एग्जाम दे के आना है। इसी तैयारी के माध्यम से आप लोग पेपर को फोड़ दोगे, है ना। ऐसी बीच में भर्तियां आती रहती है और आप निश्चिंत रहिए। आर्मी भर्ती 2026 आपका टारगेट है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं आप अच्छे से पढ़ लो। 2026 वाली भर्ती से पहले आपकी मेरे भाई जो भर्ती आएगी, अगर आप उसके लायक है ये कंटेंट, तो हम लोग आपको अच्छे से गाइड करके उसी भर्ती में आपका सिलेक्शन करवा देंगे, है ना। इसलिए मस्त रहो। अब बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना है, ये आपकी मेरे भाई कब हुई थी। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भारत की जनगणना है, ये मेरे भाई आपकी कब हुई थी। तो ध्यान रखना है, हमारा देश आजाद हुआ मेरे भाई कब। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना है वो होती है। 1941 में जनगणना हुई, उसके बाद 1951 में जनगणना हुई, फिर आपकी 1961 में जनगणना हुई। ऐसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना हो रही थी। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। तो मुझे आप लोग बताओ मेरे भाई, 1941 के पास 1947 है या 1951 के पास 1947 है। तो आप कहोगे सर 1951 के पास है, इसीलिए हम 1951 की जनगणना को मेरे भाई स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है वो आपकी कब हुई मेरे भाई, 1951 में हुई। अब देखो इस जनगणना से रिलेटेड 2 4 5 पॉइंट अच्छे अच्छे आपको मैं बताता हूं, वो आपको ध्यान रखना है। देखो इस समय भारत की कुल साक्षरता, जब हमारा देश आजाद हुआ 1951 में हमारी पहली जनगणना हुई, तो हमारी कुल साक्षरता इस समय मेरे भाई कितनी थी। तो ध्यान रखना 18.33%, है ना। अभी वर्तमान में तो 74.04% है 2011 के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन 1951 में केवल 18.33% भारत के लोग साक्षर थे। तो कहीं ना कहीं भारत की साक्षरता में वृद्धि हुई है मेरे भाई। अभी 2011 के अंदर कितनी है, 74.4%। तो 18 × 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54 और 18 × 4 = 72। तो लगभग आप कह सकते हैं 4 गुना मेरे भाई हमारी साक्षरता में वृद्धि हमें देखने को मिली है 1951 की जनगणना की तुलना में। क्लियर है। इस समय देखो हमारी जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी थी मेरे भाई। इस समय पुरुष साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं और महिला साक्षरता दर की मैं बात करूं, हाँ जी, आपको ध्यान होना चाहिए, पुरुष साक्षरता हमारी थी 24.95%, 24.95%, और महिलाओं की थी 8.86%। ये पुरुष और महिला साक्षरता थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और हमारा इस समय जनसंख्या घनत्व मेरे भाई कितना था, 1 किलोमीटर के दायरे में हम लोग कितने रहते थे भाई। वर्तमान में 382 है, लेकिन 1951 के समय मेरे भाई हमारा जो जनसंख्या घनत्व था वो था आपका 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर है।
एकदम सर क्लियर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्तमान में 382 है 2011 के अकॉर्डिंग, लेकिन 1951 में हमारा 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और इस समय मेरे भाई ध्यान रखना, जनगणना आयुक्त है वो आपके कौन थे? इस समय हमारे जनगणना आयुक्त है वो कौन थे? 1951 की जो आपकी जनगणना हुई थी, ये जनगणना आयुक्त ध्यान रखना एक बड़ा ऑफिसर होता है जिसकी देख रेख में इस जनगणना को करवाया जाता है ना मेरे भाई? आईपीएस है ना, आईएएस लेवल का अधिकारी होता है, उसकी देख रेख में इस जनगणना को कंडक्ट करवाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, जनगणना आयुक्त है वो आपके कौन थे मेरे भाई? वो थे आर ए गोपाल स्वामी। एक का तो नाम था आर ए गोपाल स्वामी, और इनके साथ मेरे भाई एक और थे, और एम ये इनके साथ थे, एम यट्स थे, है ना? इनका तो बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादातर ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। आर ए गोपाल स्वामी आपको ध्यान रखना है, ये 1951 के समय हमारे जनगणना आयुक्त थे। आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर इस बेस से भी नेवी का पेपर, अरे दे नहीं सकते, फोड़ सकते हो आप। ठीक है, चलिए यहां तक लिखो मेरे भाई। और इसे लघु विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है, ये जो 1951 की जनगणना हुई थी, इसे लघु विभाजन का वर्ष भी कहा जाता है। लघु विभाजक वर्ष है, वो भी कहा जाता है, क्योंकि अब हमारी जनसंख्या है वो मेरे भाई बढ़ना शुरू हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय घटी थी, उसके बाद मेरे भाई बढ़ना शुरू हो गई थी, इसलिए इसे लघु विभाजन का वर्ष भी मेरे भाई कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। मृत्यु दर में गिरावट आई और उच्च प्रजनन दर के कारण जनसंख्या में है वो तेजी आई थी, यह आपको ध्यान रखना है। लघु विभाजक बोल दो आप, चाहे लघु विभाजन बोल तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए यहां तक आप सभी ने लिख लिया तो मेरे भाई हम लोग आगे चले। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, और वैसे जितना पढ़ाया है कल उसका मैं टेस्ट भी लूंगा, है ना? इसलिए अच्छे से लिखना, कोई मकरागिरी नहीं करेगा मेरे भाई, पूरा मैं आपको समय दे रहा हूं। अभी हम भारत की साक्षरता के बारे में भी बात करेंगे, 2011 की जनगणना भी, आप मस्त रहो। चलिए मदन सिंह, बहुत बढ़िया। सर अग्निवीर में रीजनिंग की क्लास, हाँ रीजनिंग की क्लास कर देंगे यार, जो हो रही है उस पहले उसे तो कवर करो आप। रीजनिंग आपके 5 टॉपिक हैं, 5 से 7 टॉपिक। आ जाऊं, अब देखो मेरे भाई, आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है। हम अगर बात करें करंटली जनगणना आपकी कितने कितने नंबर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे 2011 की जो जनगणना है ये आपकी करंटली है। 2011 की जो जनगणना है, नहीं पहले आपको मैं जनगणना के बारे में बता दूं, बाद में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? आ जाओ, कि हमारे संविधान में जनगणना का उल्लेख है वो कहाँ देखने को मिलता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे जनगणना। देखो एक तो होती है जनगणना, एक होती है जनसंख्या, दोनों के अंदर अंतर होता है, पढ़ने में सेम ही लगता है लेकिन दोनों में अंतर होता है, दोनों की हम लोग बात करेंगे।
हाँ जी, जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है, ध्यान रखना है। जनगणना जनगणना भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। क्लियर है? संघ सूची का विषय है। देखो 7वीं जो आपकी अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की मेरे भाई सूचियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उनमें जो संघ सूची है उसका विषय है जनगणना। इस संघ सूची पर जो कानून बनाती है वो हमारी केंद्र सरकार बनाती है, ध्यान रखना। क्लियर है? इस पर केंद्र सरकार है वो आपकी कानून बनाती है। केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक तो है संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है राज्य सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची पर कानून राज्य और केंद्र दोनों मेरे भाई कानून बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जनगणना है ये आपकी संघ सूची का विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और ये 7वीं अनुसूची के अंदर मेरे भाई आर्टिकल 246 के अंदर हमें जनगणना का उल्लेख है वो देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जनगणना मुझे आप लोग बताओ कौन से मंत्रालय के अधीन है? अगर मैं आपको पूछूं जनगणना किस मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन में आ गया बताइए रक्षा मंत्रालय, कैबिनेट सचिव या आपका गृह मंत्रालय। तो आपको पता होना चाहिए जो जनगणना है मेरे भाई वो आपकी किस मंत्रालय के अधीन है, ये कार्य करती है। जनगणना किस मंत्रालय के अधीन है मेरे भाई? आप सबका आंसर होना चाहिए सर ये गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है मेरे भाई? गृह मंत्रालय के अधीन। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है मेरे भाई, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई जनगणना। अब जनसंख्या के बारे में बातचीत करते हैं। जनसंख्या, हाँ जी ठीक है। पेपर शाम को होता है आपका आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर 7:50 पे, लिया करो लगाया करो पेपर को। जनगणना की बात हो गई। 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। जनसंख्या है ये आपको ध्यान रखना है समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मेरे भाई कानून बनाती है। यह है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है ये आपको ध्यान रखना है। समवर्ती सूची, इस पर मेरे भाई जो कानून है वो आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। क्योंकि जनसंख्या है वो केंद्र में भी है तो राज्य में भी है, तो दोनों का यहां कानून होता है। केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ये समवर्ती सूची के अंदर है आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। चलिए अब आप लोग मुझे बताओ, हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये कब मनाते हैं, यानी विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस है, ये आपका कब मनाया जाता है?
तो साथ साथ में जो रिलेटेड वाले पॉइंट है ना वो मैं लिखवा देता हूं ताकि एक साथ ही तैयार हो जाए। तो 11 जुलाई को मेरे भाई आपको ध्यान रखना है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। कब मनाते हैं जी? 11 जुलाई को मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई? हाँ जी, ठीक है। यहां तक सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, उसके बाद मेरे भाई हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं कि अब तक जनगणना है वो कितनी हो चुकी है। नेवी की भर्ती अभी नहीं है, जब आएगी तो हम बता देंगे। लश्कर भाई कहते हैं सर नेवी एमआर में 1 नंबर से रह गया। अरे लश्कर भाई तुम तो इंटेलिजेंट बंदे हो यार, कैसे रह गए बताओ? नहीं रहना चाहिए ना। चलो 11:23 हुई है, अभी हमारे पास 5-7 मिनट का टाइम है। हमारी जो जनगणना है ये देखो कौन कौन सी है, कितने नंबर की है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे 2011 की जनगणना। ये देखो वर्तमान जनगणना है, इसके बाद में अभी तक जनगणना है वो आपकी नहीं हुई है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि 1872 के बाद ये कितने नंबर की जनगणना है। 1872 के बाद आप कहोगे सर 15वें नंबर की है। ध्यान रखना 1872 के बाद 15वीं जनगणना है। कितनी है जी? 15वीं जनगणना है, ये आपको ध्यान रखना। आप लोग काउंट कर लेना, 1872 से लेके मेरे भाई 2011 तक की आप देखोगे तो ये 15वें नंबर की जनगणना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें, अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत वाली ज्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। कितनी मेरे भाई? 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत यानी 1951 से लेके 2011 तक आप काउंट करोगे ना तो ये 7वीं जनगणना है। देखो काउंट करो मेरे साथ, 1951 के बाद में 1961, फिर 1971, फिर 1981, फिर 1991, फिर 2001, फिर 2011। 1 2 3 4 5 6 7। तो स्वतंत्र भारत के बाद 2011 की जनगणना कितनी हो गई बाबू? 7 नंबर की हो गई। ऐसे काउंट कर लेना आप एग्जाम में अगर भूल जाओ तो। ठीक है, और अगर मैं बात करूं शताब्दी की, 21वीं शताब्दी यानी सन 2000 लगने के बाद, तो ये है दूसरी, क्योंकि 2001 उसके बाद में 2011 में हुई। तो 21वीं शताब्दी की हम बात करें मेरे भाई, 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है, ध्यान रखना। 21वीं शताब्दी की कौन सी जनगणना है? दूसरी जनगणना है, ये आपको ध्यान रखना है। 2001 और 2011। अब होगी आगे 2026-27 तक, तो वो आपकी हो जाएगी 21वीं शताब्दी के बाद तीसरी जनगणना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। अब देखो ये हमारा देश आजाद हो गया था तो हमारा ध्यान रखना, एक जनगणना का अधिनियम है वो हम लोगों ने बनाया था। पहले अंग्रेजों के तहत मेरे भाई हम लोगों को काम करना पड़ता था। तो ध्यान रखना स्वतंत्रता के बाद हमारा जो पहला अधिनियम है जनगणना का, वो आया था 1948 जनगणना अधिनियम। ये पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, स्वतंत्रता के बाद पहला जो जनगणना अधिनियम है, पहला अधिनियम है, ये ध्यान रखना 1948 जनगणना अधिनियम है। ये मेरे भाई
हमारे यहाँ पारित हुआ था कि हाँ अब इसके बाद में हमारी जनगणना है वो मेरे भाई किस प्रकार होने वाली है। और इसके अलावा ध्यान रखना, जनगणना विभाग की स्थापना है वो हम लोगों ने कब की मेरे भाई? जनगणना विभाग की जो स्थापना है वो हम लोगों ने की मेरे भाई 1961 में। और ये गृह मंत्रालय के, ध्यान रखना, अधीन है, वो आपका कार्य करेगी, गृह मंत्रालय के अधीन। गृह मंत्रालय के अधीन स्थापना हुई थी जनगणना विभाग की स्थापना। और इसी के अंदर मेरे भाई सब कुछ आपके तय हुए थे कि जैसे मान लीजिए आपका जनगणना अगर कोई कराएगा तो उसका जो शीर्ष अधिकारी होता है उसे मेरे भाई किस नाम से है वो आप लोग जानोगे। ध्यान रखना, जनगणना आयुक्त जिसे आप लोग बोलते हैं ना मेरे भाई, तो वो जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में हुई थी गृह मंत्रालय के अधीन। तो इसमें जो शीर्ष अधिकारी है वो होगा आपका महारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, एवं जनगणना आयुक्त, ये आपको ध्यान रखना है ना। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सीएम चंद्रमौली, ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। सर जनगणना गलत लिखी है, कहां लिखा है जनगणना? जनगणना, 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 यहां पर तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है। कहीं आपको लगे जनगणना जय न गण न, कहीं लिखने में त्रुटि है तो आप लोग सुधार लेना, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए हम कल जैसे 2011 की जो हमारी जनगणना है उसके बारे में है वो हम लोग बात करेंगे। फिर सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्यों में है, सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्यों में है ना मेरे भाई। साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, कौन से राज्य में है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। लश्कर ने लिखा है सर जीके में मेरा 13 क्वेश्चन ठीक थे, साइंस में 13 क्वेश्चन ठीक थे, मैथ में 14 क्वेश्चन ठीक थे, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन ठीक थे, टोटल मेरे 45 क्वेश्चन ठीक है। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऊपर ही गलत लिखा है सर, ऊपर 2011 की जन गणना सही तो लिखा है। हम्म, मुझे तो यहाँ ठीक लग रहा है। अब आपको अगर कुछ गलत दिख रहा है तो आप लोग सुधार लेना यार, क्या दिक्कत है। मैंने डाटा तो गलत लिखा नहीं है। अब हिंदी लिखने में त्रुटि हो जाए तो उसके लिए आप मुझे माफ कर देना। बाकी हम कल पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ के आना अच्छे से मेरे भाई। इतना मेरा आपसे वादा है कि मैं एग्जाम से पहले आपको इतना बेहतरीन मजबूत बना दूंगा मेरे भाई। पूरी हमारी जो टीम है, आप खुद कहोगे सर वाकई में मजा आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त है। क्योंकि आर्मी वालों को हम 1-2 साल से थोड़ी पढ़ा रहे भाई। मैं तो कोविड से पहले पढ़ाता था, हमारे टीचर्स तो चलो कोविड के बाद हमारे साथ ऐड हो पाए, है ना। मैं तो कोविड से भी पहले जब रैली भर्तियां हुआ करती थी, 500 के बैच बनते थे, उस समय से मैं आर्मी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हर बार एग्जाम के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं, उसी अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछिए मेरे भाई। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बार बार जितना मैंने पढ़ाया है एक बार अपनी ओर से आप रिवाइज कीजिए। अभी पढ़ने का ये बेनिफिट है कि जैसे अभी हम लोग फाउंडेशन बैच आपका कंप्लीट करेंगे मान लो, तो आप लोगों की मेरे भाई भर्ती आएगी, हमारा नया बैच आएगा, वो बैच आपको हम फ्री देंगे, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए सर टेस्ट क्या है? टेस्ट आपका देखिए पेपर किस प्रकार आता है एग्जाम में। वो मॉडल टेस्ट पेपर होता है आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर शाम को 7:50 पे। वहां से आप लोगों को एक आइडिया चलता है कि एग्जाम के अंदर कैसे कैसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आप अभी उनमें कितना प्रश्न कर पा रहे हैं और कंप्लीट कोर्स होने के बाद आप कितना कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, तो वो एक तरह से मूल्यांकन हो जाता है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू, जय हिंद। कल मिलेंगे आपसे। ओके सर, आगे कौन सा टॉपिक होगा?
अभी ये टॉपिक मेरे भाई कंप्लीट थोड़ी हुआ है, हमें कम से कम 3-4 दिन का टाइम लगेगा, बहुत अच्छे से हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद।